माई सेल्फ डॉक्टर सावित्री चौधरी, प्रिंसिपल भारती टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, आनंदपुरा, कोटा। मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करती हूँ, आपका अभिनंदन करती हूँ। जो भी महाविद्यालय के बीएड, एसटीसी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के छात्र हैं, मेरा उनसे विनम्र अनुरोध है कि आप अपने कॉलेज के द्वारा बनाए गए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो बेल आइकन आ रहा है उसको क्लिक करें, जिससे आपको बार बार नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में एसटीसी सेकंड ईयर के छात्रों के लिए डीएलएड सेकंड ईयर बुक का आपका नाम है, प्रश्न पत्र है आपका बच्चे और सीखना। हम बात कर रहे हैं आज इकाई सेकंड की, मतलब यूनिट सेकंड की, बुद्धि, सीखना और उसके कंसेप्ट क्या हैं और उसमें अभिप्रेरणा की क्या भूमिका होती है, मोटिवेशन क्या होता है। तो देखिए, आज हम बात करेंगे बुद्धि की कि बुद्धि की क्या अवधारणा है। कुछ उदाहरणों के माध्यम से। इससे पहले मैंने आपको इस YouTube चैनल पर डाले गए एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि हम बुद्धि को या समाज बुद्धि को या समाज में जो बुद्धिजीवी लोग रहते हैं वो बुद्धि को कैसे परिभाषित करते हैं। कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैंने आपको बताया था। उदाहरण थे हमारे पास में कि मोहन बहुत इंटेलिजेंट लड़का है, मोहन अपनी कक्षा में अव्वल आता है। राम बहुत होशियार बच्चा है, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, शी कैन ईजिली हैंडल एनी क्वेश्चन या एनी प्रॉब्लम। इस तरह के वाक्यों का हमने प्रयोग किया था। इन वाक्यों में कुछ हमने संदर्भित शब्द लिए थे, चुने हुए शब्दों का प्रयोग किया था, जैसे तेज, होशियार, बहुत अच्छा, अव्वल, इंटेलिजेंट। तो आप ये देखेंगे ये शब्द, ये ऐसे शब्द हैं जो किसी भी व्यक्ति, विद्यार्थी, बालक, बालिका, उसकी बुद्धि के बारे में आपको बताते हैं। तो अब मैं आपको ले चलती हूँ वाइट बोर्ड की ओर। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वाइट बोर्ड का, और हम इस कंसेप्ट पे चल रहे हैं कि बुद्धि की क्या अवधारणा होती है और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है। मैं आपको ये बताने से पहले ये बताना चाहूँगी कि सदियों से मनोवैज्ञानिकों का प्रयास रहा है, वो लगातार ऐसी कोशिश करते रहे हैं जिससे वो ये जान पाएँ कि बुद्धि क्या होती है, बुद्धि का कैसे पता लगाया जा सके, उसका मापन किस प्रकार से किया जा सके। चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की ओर। देखिए, सबसे पहले बुद्धि का कार्य यूरोप और अमेरिका में हुआ था, क्योंकि वहाँ पर सबके लिए शिक्षा, मतलब ना तो लिंग का कोई भेदभाव था, ना जेंडर बीच में आ रहा था, ना उम्र बीच में आ रही थी, ना नस्ल बीच में आ रही थी। समानता के साथ एक कंसेप्ट आया वहाँ पर यूरोप और अमेरिका में कि सबको शिक्षित किया जाना चाहिए। सबके लिए द्वार, स्कूल के, विद्यालय के सबके लिए द्वार खुले हुए हैं, और उसके पीछे एक बहुत अच्छा उद्देश्य था, एक अच्छा सा इंटेंशन था कि आप सभी शिक्षित हो जाएं, क्योंकि एक ऐसा समाज उन्नति करता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षित होते हैं। तो इसी कंसेप्ट को लेकर जब काम चलने लगा तो लगातार आप देखेंगे कक्षा की जो चार दीवारी थी वो बच्चों से फुल होने लगी, और विद्यालयों में बच्चों का जो प्रवेश था वो प्रवेश क्रमांक लगातार बढ़ता गया। यहाँ पर शिक्षक के सामने एक समस्या आ गई, उसको हमने एक नाम दिया व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता दो प्रकार की होती है, आंतरिक विभिन्नताएं और बाहरी विभिन्नताएं। जैसे वो काला है, वो मोटा है, गोरा है, लंबा है। और आंतरिक विभिन्नताएं होती है रुचि में, अभियोगिताओं में, अभिक्षमताओं में, अभिरुचियों में। तो आप ये देखेंगे, इस विषय पर हम बाद में चलेंगे, लेकिन मैं आपको बस ये उदाहरण द्वारा ये बताना चाहती हूँ कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं उन बच्चों के उन शिक्षकों के सामने आ गई जो बच्चों में व्याप्त थी। तो अब ये जो समस्या आई थी, तो उस समस्या में शिक्षकों ने यह अनुभव किया एक लंबे समय तक कक्षा के कार्यक्रम में कि जब भी किसी कंटेंट को कक्षा में प्रस्तुत किया जाता है तो बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं, कक्षा के छात्र छात्राएं हैं, वो उसे एक ही बार में समझ लेते हैं, और बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो उसे 3 बार में भी नहीं समझते हैं। तो जो एक बार में समझ लेता है, तो जब वो 2 बार समझाया जाता है तो उस समय वो बालक कक्षा में व्यवधान उपस्थित करता है, और जिसको समझ में नहीं आता वो उसके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इन व्यक्तिगत विभिन्नताओं से कैसे निपटा जा सके, इनका निदान क्या हो सकता है, इनका उपचार कैसा हो सकता है, इनसे हम कैसे निजात पा सकते हैं। तो इस समय आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि उस समय ऐसे परीक्षणों की आवश्यकता महसूस होने लगी
जो बच्चों को सीखने की क्षमता के आधार पर अलग अलग बांट सके, वितरित कर सके, विभाजित कर सके। आप देखेंगे यहाँ पर नाम आता है हमारे यहाँ, ऐसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ परीक्षण तैयार किए गए, लगातार प्रयास होता रहा। उस प्रयास में सबसे पहले जो सफलता मिली वो फ्रांस के एक मनोवैज्ञानिक थे अल्फ्रेड बिने और उनके सहयोगी थे साइमन। उन्होंने 1905 में एक ऐसा प्रयास किया जो सफल भी रहा और उसे पहला जो परीक्षण था उसे साइमन बिने परीक्षण के नाम से जाना जाता है, बिने साइमन परीक्षण के नाम से जाना जाता है। पहला बुद्धि परीक्षण विकसित किया गया 3 वर्ष के बालक के लिए, 4 वर्ष के बालक के लिए, 5 वर्ष के बालक के लिए। उसमें कुछ सुसंगठित, सरल, संक्षिप्त प्रश्न रखे गए, जिन प्रश्नों का उत्तर बच्चों ने दे दिया। जो 3 वर्ष के बालक के लिए प्रश्न रखे गए, यदि 3 वर्ष का बालक उन बच्चों के प्रश्नों का उत्तर दे देता है जो प्रश्न उस परीक्षण में थे, तो आप देखेंगे कि वो बालक की शारीरिक आयु तो 3 वर्ष ही है, मानसिक आयु भी 3 वर्ष है। यदि वो अपनी शारीरिक आयु से ऊपर के प्रश्नों का भी उत्तर दे देता है, 4 वर्ष के बालक के लिए जिस परीक्षण का तैयार किया गया है, जिस प्रश्न पत्र को तैयार किया गया है, जिस परीक्षण को तैयार किया गया है, यदि वो उस प्रश्न पत्र का भी उत्तर दे देता है तो उसकी मानसिक आयु 4 थी। इस प्रकार बहुत सारे, स्पेशली हम बात करेंगे अल्फ्रेड बिने की और साइमन की, फिर धीरे धीरे अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे बुद्धि परीक्षणों का विकास होने लगा और इससे हमारी जो शिक्षा जगत में बहुत सारी जो समस्याएं थी, सीखने को लेकर, बुद्धि की क्षमताओं को लेकर, अभिरुचि को लेकर, अभियोग्यताओं को लेकर, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को लेकर, सीखने की क्षमता और अभिरुचियों को लेकर, वो धीरे धीरे हमें समझ में आने लगी और सभी बुद्धिजीवी और विद्यार्थी वर्ग में बड़ा उत्साह था कि इस तरह से भी बुद्धि को मापा जा सकता है। तो अब आप देखेंगे मैं अपने अगले जो YouTube वाला जो हमारा चैनल रहेगा उसमें मैं आपको इससे आगे की बात बताऊंगी। तो मैं अभी अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।